Hello everyone, welcome once again to Jiva tutorial. Today I'm again here with another video of class 12th biology. This is chapter number 5 of class 12th biology, which is principle of inheritance and variation. So before starting the video, make sure that you like, share, comment as well as subscribe to my channel for further videos like this. Okay, so let's begin the chapter. यहाँ पर मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती जाऊँगी हर एक टॉपिक को जो यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हैव यू एवर वंडर व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एलिफेंट. तो यहाँ पर बोला है कि आप कभी आश्चर्यचकित नहीं हुए ये जानकर कि जब कभी भी एक एलिफेंट जो होता है वो एक एलिफेंट को ही क्यों पैदा करता है, किसी दूसरे एनिमल को पैदा क्यों नहीं करता है. और वाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट. और बोला है कि जो मैंगो का सीड जब भी हम ग्रो करते हैं तो उसमें से मैंगो का ही प्लांट क्यों होता है, कोई दूसरा प्लांट बनाना का क्यों नहीं हो जाता, सिर्फ मैंगो का ही क्यों होता है. गिवन दैट दे डू आर द ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. पूछ रहा है कि जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं. तो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, जब भी पेरेंट रिप्रोड्यूस करते हैं और जो नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग. तो यहाँ पर बोला गया कि जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से होते हैं. तो क्यों होते हैं, और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर वो किसी भी कैरेक्टर में अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं, मतलब को डिफरेंसेस शो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक में. Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other or sometimes even so different. बोल रहा है कि जो सिबलिंग्स होते हैं, मतलब कि घर पे जो भाई बहन होते हैं हमारे, वो कभी कभी इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं, मतलब एक जैसे लगते हैं देखने में, और कभी कभी एकदम डिफरेंट क्यों लगते हैं. These are several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology called genetics. तो यहाँ पर बोला गया कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं कि एलिफेंट को ही पैदा क्यों करता है, मैंगो सीड से मैंगो सीड क्यों बनता है, हमारे सिबलिंग्स हमेशा सिमिलर होते हैं और कभी कभी डिफरेंट होते हैं. तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब हम जेनेटिक्स में डील करते हैं. जेनेटिक्स क्या होती है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है. दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग. ये सब्जेक्ट जो है जेनेटिक्स, ये क्या किस चीज़ से डील करता है, इनहेरिटेंस से एज वेल एज वेरिएशन से ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग. अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या होते हैं. इनहेरिटेंस यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस की वजह से हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हम में ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब कि पेरेंट्स के कैरेक्टर प्रोजनी में पास होते हैं. उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस. और इनहेरिटेंस क्या होता है, बेसिस होता है किसका, हेरिडिटी का. हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी वो होता है कि जब भी कोई ट्रेट मतलब कोई कैरेक्टर जो पास होता है पेरेंट में, उस स्टडी को कहते हैं हेरिडिटी. ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस क्या होता है, बेसिक होता है हेरिडिटी का. वेरिएशन इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. और वेरिएशन क्या होती है, ये एक डिग्री होती है जिसकी वजह से जो प्रोजेनी होते हैं, मतलब कि ऑफस्प्रिंग होता है एक, या फिर ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपने पेरेंट्स से डिफ़र करता है वेरिएशन की वजह से. ओके, तो जेनेटिक्स की आप सिंपल डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. और इनहेरिटेंस में आप लिख सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. और वेरिएशन में आप लिख सकते हैं कि दिस इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी ऑफनली डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. ह्यूमंस को पता था, हम लोगों को पता था कब, 8000 और 1000 BC से ही पता था हमें कि जो कॉज होता है वेरिएशन का कॉज मतलब कि क्यों डिफ़र करते हैं लोग पेरेंट्स से, उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो डिफ़र करते हैं. तो वो जो कॉज था वो तो उन्हें पता था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये वेरिएशन होता है. दे एक्सप्लॉयटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट
and animals to selectively breed and select for organism that possess desirable characters। तो उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने कुछ नेचुरली जो प्रेजेंट थे प्लांट थे, जो कि वाइल्ड पॉपुलेशन थी प्लांट की, उनका और कुछ एनिमल्स का ब्रीड करवाया, उन्हें सेलेक्ट करवाया, सेलेक्टिवली ब्रीड करवाया। और जो क्या एक मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें एक कैरेक्टर था, क्यों उन्होंने, क्या बेसिस थी जो वो किसी एनिमल और किसी प्लांट को सेलेक्ट कर रहे थे, तो वो सेलेक्ट कर रहे थे कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर, मतलब कि कुछ कैरेक्टर सिमिलर होने चाहिए या फिर डिफरेंट होने चाहिए, जिसकी वजह से वो कुछ प्लांट और कुछ एनिमल को सेलेक्ट कर रहे थे और वेरिएशन को उसमें स्टडी कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स, फॉर एग्जांपल साहिवाल काउ इन पंजाब। तो उन्होंने क्या करवाया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाया। आर्टिफिशियल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन होता है और आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है, तो उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाया और डोमेस्टिकेशन करवाया, मतलब उनको ब्रीड करवाया फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ। एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ एक वैरायटी होती है काऊ की, जिसे हम कहते हैं इंडियन में, जो इंडियन ब्रीड होती है उसमें हम कहते हैं साहिवाल काऊ, जो कि पंजाब में ज़्यादातर पाई जाती है। We must, however, recognize that though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, तो हमें ये पता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्हें इनहेरिटेंस और वेरिएशन के कैरेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता था। दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस फिनोमेना, मतलब उन्हें ये तो पता था इनहेरिटेंस होता है, वेरिएशन होता है, बट इसका जो रीज़न था, इसका साइंटिफिक बेसिस था, उसके बारे में उन्हें बहुत ही कम आइडिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया है इस पूरी जेनेटिक्स का। फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो इन्होंने ही ये स्टार्ट किया था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, पी प्लांट को लिया था और जिसमें कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने लिए थे। तो उसको उन्होंने 7 ईयर्स तक उस पर एक्सपेरिमेंट किया, उसे ऑब्जर्वेशन में रखा और ब्रीड करवाया, पॉलिनेशन करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया उन्होंने। तो उसके बाद उन्हें कंक्लूज़न निकला कि क्या होता है ऐसा करने से, जब उसमें ब्रीड होता है, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन होती है। और फिर उन्होंने इसी के बेसिस पर 3 लॉज भी फॉर्म किए। कौन कौन से लॉ थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिगर 5.1 पे, तो ये सारे डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जिन्हें हम कहते हैं, जो कि एक पी प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। तो बोला गया कि मिड 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के बीच में ये हेडवे किया गया था, मतलब ये इनहेरिटेंस को जानने की अंडरस्टैंडिंग जो थी वो स्टार्ट हुई थी। ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पीस फॉर 7 years 1856 to 1863 एंड proposed द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रेगर मेंडल जो थे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि ब्रीड करवाया कुछ प्लांट्स को। ठीक है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पर, गार्डन पी पर 7 ईयर्स के लिए 1856 से 1863 तक। और क्या प्रपोज किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने प्रपोज किया। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology। बोला गया कि जो मेंडल ने इन्वेस्टिगेट किया था, इन्होंने इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन करवाया था, तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बायोलॉजी में यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रही थी और मैथमेटिकल लॉजिक लग रहा था, मतलब कैलकुलेशंस हो रही थी बायोलॉजी में, पहली बार ऐसा हो रहा था। His experiment had a large sampling size which gave greater credibility to the data that he collected। तो जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसमें लार्ज सैम्पलिंग साइज़ था, मतलब कि पी जो उन्होंने सेलेक्ट किया था, पी प्लांट जो थे वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में उन्होंने सेलेक्ट किए थे, 2-4 नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे उनके पास, जिसकी वजह से जो बहुत ही क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करा था उनके डेटा को। क्रेडिबिलिटी मतलब कि ट्रस्ट,
प्रोवाइड करा। ट्रस्ट वर्दी मतलब कि था उनका डेटा, लोग उससे विश्वास कर सकते थे उनके डेटा पर कि हाँ ये सही है। Also, the confirmation of his inferences from experiments on successive generation of his test plan proved that his result pointed to general rule of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। तो यहाँ पे बोला है कि जो उनका एक्सपेरिमेंट था मेंडल का, वो कंफर्मेशन प्रोवाइड करा था किस लिए, एक्सपेरिमेंट का, जो कि सक्सेसिव जनरेशन पर उन्होंने किया था। अपने प्लांट्स को टेस्ट कर रहे थे, और सक्सेसिव जनरेशन मतलब पेरेंट जनरेशन एक थी, फिर F1 जनरेशन, F2 जनरेशन और F3 जनरेशन। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो उनका जो रिज़ल्ट है वो एक जनरल रूल प्रोवाइड करता है किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। एक सिर्फ अनसब्सटेंट आइडियाज़ नहीं प्रोवाइड करता है, ये एक जनरल रूल प्रोवाइड करता है। Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits. For example, tall or dwarf plant, yellow और green seed. तो मेंडल ने इन्वेस्टिगेट किया, मतलब उन्होंने पता किया कि जो कैरेक्टर्स होते हैं गार्डन पी में, वो मैनिफेस्टेड मतलब होता है कि क्लियरली विजिबल, तो वो साफ साफ दिखाते कि दो अपोजिंग ट्रेट्स थे उसमें, मतलब कैरेक्टर थे, जैसे कि एक टॉल था, एक डॉर्फ था, एक येलो था, एक ग्रीन था। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर थे, बहुत सारे मतलब 7 कैरेक्टर थे, ठीक है। दिस अलाउड हिम टू सेट अप a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observation and the complexity inherent in them. तो ये जो फ्रेमवर्क था, मतलब कि जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, वो ही एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे थे मेंडल को, और जिसकी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट जो बाद में उन्होंने एक्सपेंड किया ये चीज़, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, इनहेरिटेंस की कॉम्प्लेक्सिटी को आगे उन्होंने पढ़ा समझा, और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में और डीप में उन्होंने इसे समझाया, ठीक है। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। मेंडल ने क्या करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, किस पे, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स में। अच्छा, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स क्या होती हैं, नीचे दिया गया, ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज़ वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स वो होती हैं जो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन उसमें होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि पॉलिनेशन तो आपको पता ही हो क्या होता है, प्रोसेस होता है, जैसे एंथर से लेकर स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन जाते हैं। तो सेल्फ मतलब उसी प्लांट में होगा, उसी फ्लावर में होगा, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो ऐसा प्लांट जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ठीक है। मेंडल shows the stable trait inheritance and expression for several generation। तो ये जो उनके ट्रू ब्रीडिंग लाइन थी, पी लाइन थी, वो क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबल ट्रेट प्रोवाइड कर रहा था इनहेरिटेंस के लिए फॉर सेवरल जनरेशन, मतलब अलग अलग जनरेशन के लिए ये एक स्टेबल ट्रेट था, एक कैरेक्टरिस्टिक था जो कि अलग अलग जनरेशन पे आपको अपने एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकालने में हेल्प कर रहा था। Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pair which were similar except for one character with contrasting traits। मेंडल थे, उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की वैरायटी थी उनके पास, उन्होंने सेलेक्ट की थी। उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसके जो पेयर्स थे वो सिमिलर थे लेकिन एक कैरेक्टर से अपोज करा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर पहले टॉल, अगर आपने उसका हाइट देखी तो एक टॉल होगा, डॉर्फ होगा, फ्लावर पोजीशन आप देख रहे हैं तो एक एक्सियल पर होगा ऊपर, टर्मिनल नीचे होगा। पॉट कलर देख रहे हैं, एक येलो होगा एक ग्रीन होगा। पॉट शेप देख रहे हैं तो फुल होगा एक, और एक कंस्ट्रक्टेड होगा। फ्लावर कलर देख रहे हैं तो एक वायलेट कलर का होगा, एक वाइट कलर का होगा। सीड कलर देख रहे हैं तो आप एक येलो होगा एक ग्रीन होगा। सीड शेप देख रहे हैं तो एक राउंड होगा, रिंकल्ड होगा। डिफरेंस ये होगा कि एक डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा, ठीक है। Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seed, yellow or green seed, smooth or inflated pods, green और yellow pods और and tall और dwarf plants। ये मैंने आपको भी बताया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, टेबल 5.1 में दिया गया कंट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीड बाय मेंडल इन पी। तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कैरेक्टर्स क्या क्या थे, जैसे कि स्टेम हाइट थी
अब इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या थे? इस टाइम हाइट टॉल भी हो सकती थी, डॉर्फ भी हो सकती थी, तो इसमें कंट्रास्टिंग क्या हो गया? टॉल और डॉर्फ, मतलब कंट्रास्ट मतलब कि अपोज करने वाला। तो अपोजिट क्या था? एक टॉल भी लंबा हो सकता था और एक छोटा हो सकता था। फ्लावर कलर में एक वायलेट कलर का हो सकता था, एक वाइट कलर का हो सकता था। फ्लावर पोजीशन में एक एक्सियल पर हो सकता था, ऊपर टर्मिनल मतलब नीचे पे हो सकता था। ऐसे ही पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर, सब में आपको एक कंट्रास्टिंग करेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसलिए अगले वीडियो हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और आगे जितने भी टॉपिक्स है सब हम कवर करेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मेंडल की थ्योरी आने से पहले भी 6 थ्योरीज और आई थी, जिसे हम कहते हैं प्री मेंडलियन थ्योरी, या फिर इन थ्योरीज़ में उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट आए, 6 साइंटिस्ट आए थे, जिसमें स्वैमर्डम, एरिस्टोटल थे और डार्विन थे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज़ दी हुई थी। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट हाँ ये इम्पॉर्टेंट है अगर आप कंपटीशन को एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए। तो अगर आप चाहते हैं मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसको डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगी उसके ऊपर, और आगे जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं मैं उसे एक एक करके सारे लेक्चर्स में उसे कवर करने वाली हूँ उस टॉपिक को। और अगर आप किसी भी टॉपिक में चाहते हैं कि कोई भी चैप्टर आप चाहते हैं बायो का या फिर केमिस्ट्री या फिर फिज़िक्स का, क्लास 11th या फिर 12th का, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उसको जल्दी से जल्दी हो सके तो कवर करूँगी, उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको नोट्स भी चाहिए या फिर किसी टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, जितना टॉपिक पढ़ाया गया है उसमें कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट, and yeah, make sure that you like, share, comment as well as subscribe to my channel. Thank you so much for watching Jiva Tutorials.